हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटाभोप जी की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में आपका वेलकम है। यूट्यूब क्लास के अंदर आपको पिछले वीडियो के अंदर सांख्यिकी का जो चैप्टर था उसमें माध्य के बारे में बता रहे थे, जो 9th और 10th क्लास के गणित विषय से संबंधित है। माध्य के बारे में आपको और आगे विस्तार से बताते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर ले लेते हैं माध्य, जिसको हम समांतर माध्य या फिर औसत भी कहते हैं। माध्य के बारे में आपने पूर्व कक्षाओं में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, लेकिन 9th और 10th क्लास में थोड़ा उसका विस्तार रूप है। माध्य को हम औसत भी कहते हैं, एवरेज जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है, औसत या फिर समांतर माध्य भी कह सकते हैं। वैसे माध्य के 2-3 रूप होते हैं, गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य, हरात्मक माध्य, लेकिन हम यहाँ पर समांतर माध्य के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, कुछ आंकड़े दिए हुए होते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि सांख्यिकी के अंदर आंकड़ों का प्रबंधन करते हैं, और आंकड़े जो सूचनाएं होती हैं, जो डाटा होते हैं, वो 2 प्रकार से तैयार करते हैं, प्राथमिक डाटा के रूप में और सेकेंडरी डाटा के रूप में। अर्थात प्राथमिक डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राथमिक डाटा या प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जिनमें अन्वेषणकर्ता, खोजकर्ता स्वयं उपस्थित होकर किसी सूचनाओं को प्राप्त करता है, प्रत्यक्ष से उपस्थित होकर। और सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक डाटा वो होते हैं जो किसी सरकार के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा कार्यालयों के अंदर इकट्ठे किए होते हैं पूर्व में, और उनको वो प्रकाशित रूप से या अप्रकाशित रूप से अपने पास रखते हैं। संस्थाओं के माध्यम से या समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जब उन आंकड़ों को प्रकाशित किया जाता है, पूर्व सूचनाओं को, तो वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। कुछ जानकारी ऐसी होती है जो केवल मात्र फाइलों के अंदर ही होती है, और उनको जब कोई इच्छा करता है उसको प्राप्त करने की, तो वहाँ पर स्वयं जाके उनको प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से हम इन आंकड़ों को 2 प्रकार से इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनको माध्य के रूप में, औसत के रूप में, या फिर माध्य का बहुलक के रूप में उनको व्यक्त किया जाता है, जिससे कि वो आसानी से समझ में आ सके, अर्थात जानकारी सही तरीके से लोगों के पास प्रेषित की जाए। इसके लिए वो आंकड़े औसत या फिर माध्यक बहुलक के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। तो हम यहाँ पर केवल मात्र माध्य को ले रहे हैं, माध्य जिसको औसत या एवरेज कहते हैं। पिछले वीडियो को मैंने अंदर आपको बताया था कि अगर कुछ आंकड़े दिए हुए हों, कुछ संख्याएं दी हुई हों, और उनका हमें माध्य ज्ञात करना हो, तो हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़कर उनमें जितनी संख्याएं हैं उनका भाग दे देते हैं, तो माध्य आ जाता है। अर्थात राशियों का योग करके हम राशियों की जितनी संख्या होती है उसका भाग देते हैं, तो उसका औसत एवरेज आ जाता है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर कुछ राशियां लेते हैं, कुछ संख्याएं लेते हैं और उनका माध्य ज्ञात करते हैं। जैसे मैं कुछ यहाँ पर संख्या ले लेता हूँ। कोई ऐसे क्वेश्चन बना लें हम कि जैसे एक कक्षा के अंदर मान लेते हैं 9th या 10th क्लास के कक्षा के अंदर 30 विद्यार्थी हैं, और 30 विद्यार्थियों ने गणित विषय के अंदर जो प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए, उनको मैं यहाँ पर दर्शा रहा हूँ। फिर हम उनका औसत निकालेंगे उनका। तो देखो, मान लेते हैं 10 में से इन 30 विद्यार्थियों के जो नंबर आए वो इस प्रकार से हैं। एक विद्यार्थी के जैसे 9 अंक आ गए 30 में से, एक के 0 आ गया, ऐसे ही 9, 1, 5, 2, 9, 3, 2, 9, 9, 5, ऐसे ही मान लेते हैं 10, 0, 2, 9, 5, 10, 9, 0, 6, 2, 7, 8, ऐसे 30 संख्याएं ले लेते हैं हम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25। 5 संख्याएं और लिख लेते हैं। 3, 3, 4 और ये 9 और ये 10। इस प्रकार से कुल मिला के हम 30 संख्या ले लेते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितनी भी ले सकते हैं, कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, आंकड़े कितने भी हो सकते हैं। 21, 22, 23, 24, 25 और 5, 30। ये 30 जो संख्याएं हैं, सूचना है, वो इस प्रकार से है कि एक कक्षा के अंदर 30 विद्यार्थी थे, और उन्होंने गणित विषय के अंदर जो टेस्ट दिया, उस टेस्ट के अंदर उनके जो प्राप्तांक आए, जैसे एक छात्र के 9 अंक प्राप्त
एक छात्र ने 9 अंक प्राप्त किए तो एक छात्र ने 0 अंक भी प्राप्त किया। ऐसे ही 9, किसी ने 1, किसी ने 5, किसी ने 2, 9, 2 इस प्रकार से। तो हमें ये बताना है कि कक्षा के विद्यार्थियों का जो औसत प्राप्तांक है वो कितना है, अर्थात इनका एवरेज या माध्य प्राप्तांक कितना होगा, अर्थात लगभग छात्र कितने नंबर प्राप्त करते हैं, अर्थात कक्षा का स्टैंडर्ड कितना है, ये हमें ज्ञात करना हो तो हम किस प्रकार से इनका औसत एवरेज ज्ञात करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर देखो, मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको जो तरीका बताया था माध्य ज्ञात करने का, उसमें ये कहा था कि सभी राशियों को आप जोड़ लो, इनका टोटल कर लो और टोटल करके ये जितनी संख्याएं हैं उतने का भाग दे दो, आपको औसत मिल जाएगा, एवरेज आ जाएगा। अर्थात हम इन सभी संख्याओं का कैलकुलेशन कर लें, जोड़ लें और इनके टोटल में हम अगर 30 का भाग दे दें, जितनी संख्याएं हैं उतने का भाग दे दें, जैसे यहाँ पर 30 संख्या है तो हम 30 का भाग दे दें तो औसत आ जाएगा। तो यहाँ पर इन संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा पहले, फिर 30 का भाग देना पड़ेगा। इसी प्रकार से 30 संख्याएं हो सकता है किसी क्लास के अंदर ऐसे 50 छात्रों की सूचना हो या कोई और अन्य ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जिनमें ये संख्याएं बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो इनका फिर टोटल करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और साथ में भाग देना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो फिलहाल हमारे पास प्रथम तरीका ये है कि हम इन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं और इनका टोटल कर लेते हैं। तो देखो, औसत बराबर राशियों का योग, अर्थात इन सभी संख्याओं का योग बटे हुए राशियों की संख्या। राशियां का मतलब जो भी डाटा है, सूचना है, उनका योग, राशियों की संख्या। इस प्रकार से हम इन सबको जोड़ेंगे। समांतर माध्य को ऐसे x बार से भी हम व्यक्त करते हैं। इन सभी को जोड़ना पड़ेगा हमें पहले। तो 9 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 3 2 प्लस ये 9 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 0। इस प्रकार से टोटल करना थोड़ा जटिल होगा। इसके लिए हम अभी थोड़ी देर बाद में एक सरल तरीका और बताएंगे। 9 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 9 प्लस ये 0 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9। इसके साथ में 5 संख्याएं और बच गई, इनको भी हमें जोड़ना होगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं प्लस लगा के। 3 प्लस 3 प्लस ये हो गया 4 प्लस 9 प्लस 10। और हम इनके अंदर अब 30 का भाग देंगे, इनको 30 से डिवाइडेशन करेंगे तो आपको औसत मिल जाएगा। लेकिन देखो, इस प्रकार से लिखना कितना जटिल काम होगा, मुश्किल काम होगा। इसको हम आगे सारणीबद्ध करके, सारणीयन करके इनका औसत निकालेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। 30 संख्याएं, हम 30 का भाग दे देंगे, जितनी भी संख्या है उतने का। अब इनका टोटल करते हैं तो 9 9 18 19 24 26 35 और 38 40 49 58 63 73 73 और 2 75 75 और ये 9 84 89 और 99 और 108 108 और 6 114 116 116 और 7 हो गया 123 123 और 8 131 और 9 140 और 3 143 और 3 146 और 4 150 और 9 59 और 10 69 169 169। और इसके अंदर हम 30 का भाग देंगे। तो इस प्रकार से 10 का भाग देने का मतलब है, अगर 30 में अगर 10 से भाग दे तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 16.9 जाएगा ही। तो ऐसे 16.9 बटे हुए 3, 10 का भाग दे दिया और 3 से डिवाइडेशन करेंगे तो 3 पंजे 15 बचेगा 1, 9 उतारेंगे पॉइंट वाला तो 19 हो जाएंगे, 3 अच्छी के 18 और फिर 3 3 हो 3 3 हो 3 3 हो, तो ये 5.63 लगभग औसत आ गया। इससे ये साबित होता है कि छात्रों का जो स्टैंडर्ड है क्लास के अंदर वो लगभग छात्र 5.63 अर्थात लगभग 5 या 6 नंबर प्राप्त करते हैं, अर्थात औसत एवरेज है 6 नंबर प्राप्त करने वाले। लेकिन इससे ये हमें नहीं मानना चाहिए कि सभी छात्र 5 या फिर 6 नंबर ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये जो सूचना दी गई है इसके हिसाब से तो ये दिख रहा है कि कुछ छात्रों ने देखो 9 अंक भी प्राप्त किए, कुछ छात्रों ने 10 में से 10 अंक प्राप्त किए, 2 छात्र ऐसे। लेकिन ज्यादातर छात्र जो हैं वो 5 या फिर 5 के आसपास वाले हैं, नीचे वाले हैं, 3 भी है, 0 भी है।
तो इस हिसाब से ये जो एवरेज होता है, औसत होता है, वो क्लियर आंसर नहीं होता है, ये सिर्फ औसत बताता है, अर्थात एवरेज के रूप में ऊपर और नीचे वाले मान को लगभग मध्य में करके बताता है कि जो स्टैंडर्ड है वो इस प्रकार से, अर्थात 5 के आसपास वाले छात्र अर्थात 50% या 60% छात्र ऐसे हैं जो 60% के आसपास नंबर प्राप्त करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी छात्र 60% या 5.63% के आसपास अंक ही प्राप्त करते हैं, अर्थात कुछ ज़्यादा भी करते हैं तो कुछ कम भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एवरेज रूप में ये बताते हैं। लेकिन देखो, ये तो जब संख्याएं बहुत कम हो, उन संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए बेटर रहता है, ठीक रहता है। यहाँ पर 30 संख्या थी, इन 30 संख्याओं को यहाँ पर इस प्रकार से लिखकर जोड़ना और जोड़कर भाग देना थोड़ा जटिल हो सकता है, या फिर एक प्रकार से थकावट करने वाला काम हो सकता है जो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसलिए जब सूचनाएं ज़्यादा हो जाती है, आंकड़े बहुत बड़े होते हैं, आंकड़ों की डाटाओं की संख्या ज़्यादा होती है, तो हम इनको इस प्रकार से सीधे लिखकर औसत न ज्ञात करके इनका हम सारणीयन करते हैं, अर्थात इनको सारणी में व्यक्त करते हैं, जिससे कि ये सूचनाएं बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे अगर आपको ऐसे डायरेक्ट संख्याएं दे दी जाए और आपको ये कहा जाए कि किस प्रकार के कितने कितने क्या नंबर आते हैं, तो आप जैसे ही आपकी नज़र 9 पे पड़ेगी तो आप सोचोगे कि छात्र 9 अंक प्राप्त करते हैं, लेकिन जैसे ही 0 पे नज़र पड़ेगी तो आप सोचोगे कि 0 अंक प्राप्त करने वाले छात्र भी हैं। तो इससे ऐसे दिख नहीं रहा है कि किस प्रकार के ज़्यादा स्टैंडर्ड वाले छात्र हैं। लेकिन अगर हम इनको सारणी के रूप में व्यक्त कर ले तो हमें इनकी सूचना आसानी से समझ में आ जाएगी, अर्थात थोड़ा सा अध्ययन करने पर हमें यह आभास हो जाएगा कि क्लास का स्टैंडर्ड किस प्रकार का है, अर्थात कौन से छात्र ज़्यादा हैं अंक प्राप्त करने वाले, अर्थात 9 अंक प्राप्त करने वाले छात्र ज़्यादा हैं फिर, या 0 अंक प्राप्त करने वाले छात्र ज़्यादा है, या किस प्रकार के अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा है या कम है, वो हमें सारणी से मिल जाती है। तो सांख्यिकी के अंदर ये जो आंकड़े ज़्यादा होते हैं, इनकी संख्या जब ज़्यादा हो जाती है तो हम इनको सारणी के रूप में व्यक्त करते हैं, और सारणी के रूप में व्यक्त करके प्रेषित किया जाता है सूचनाएं, जिससे कि जो पढ़ने वाला होता है, जानकारी प्राप्त करने वाला होता है, उसको आसानी से समझ में आ जाता है कि किस प्रकार का क्या स्तर है, क्या सूचना है ये। तो सूचना आसानी से समझ में आए उसके लिए हम इन आंकड़ों को सारणीयन करते हैं, अर्थात सारणी में व्यक्त करते हैं। और आपके जो कोर्स में है वो ज़्यादातर इसी सारणी वाले क्वेश्चन ही आते हैं। तो हम यहाँ पर इन सूचनाओं को सारणीबद्ध करके फिर औसत ज्ञात करना सीखेंगे, जिससे सूचनाएं समझ में भी आएंगी आसानी से और औसत ज्ञात करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो हम इस प्रकार से न करके, क्योंकि अगर छोटी संख्याएं हो, कम संख्याएं हो, तो ऐसे जोड़कर औसत ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन जब आंकड़े बड़े हो तो ऐसे न करके हम क्या कर लेते हैं, सारणीबद्ध कर लेते हैं। सारणीबद्ध करके औसत निकालने में और ऐसे औसत निकालने में कोई अंतर नहीं होता है, अर्थात मान समान आता है, लेकिन सूचना आसानी से प्राप्त हो जाती है। तो हम यहाँ पर इन आंकड़ों को पहले सारणी के रूप में व्यक्त करते हैं, जिसको हम गणना चिन्ह सारणी भी बोलते हैं और बारंबारता वाली सारणी भी, बंटन सारणी भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पर इनकी गणना चिन्ह और साथ ही साथ बारंबारता जो बंटन सारणी है वो बनाएंगे इनको। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से ऐसे खड़ी रेखा खींचते हैं और सबसे पहले 2 टेबल बनाते हैं। ऐसे यहाँ पर हम लिखते हैं वर्ग। वर्ग का मतलब ये जो भी डाटा सूचना दी गई है वो मान, इनको हम x से भी व्यक्त करते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं गणना चिन्ह, अर्थात इनकी गणना कर रहे हैं तो उनके लिए हम चिन्ह लगाएंगे कि कौन सी संख्या कितनी है, गणना चिन्ह जिसको वर्ग चिन्ह भी कहा जाता है। और उसके बाद में हम इनकी संख्या गणितीय रूप में लिखेंगे, संख्याओं के रूप में लिखेंगे, जिनको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, अर्थात ऐप से व्यक्त करते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इन सभी संख्याओं को नहीं उतारना है, इनमें से जो सबसे छोटी संख्या है वो, अर्थात जो भी संख्या दे रखी है उनको लिखना है, लेकिन उनको सिर्फ एक एक बार ही लिखना है। ऐसे नहीं कि जितनी संख्या आएगी उतना ऐसे 30 के 30 लिख के, ऐसे न लिख के आपको शुरुआत करनी। जैसे सबसे छोटा अंक यहाँ पर 0 है तो हम यहाँ पर 0 लिख देंगे ऐसे। उसके बाद 0 से जस्ट बड़ा देखेंगे, ये नहीं देखना है कि 0 कितनी बार आया है, बाद में लिखेंगे कि 0 कितनी बार आया, उसके टैली चिन्ह लगाएंगे तब गणना करेंगे तब। तो 0 के बाद में अगला अंक 1 है तो हम 1 को लिख देंगे इस प्रकार से। 1 के बाद में 2 अंक भी प्राप्त किया तो ये 2 लिख देंगे, कितनी बार है ये बाद में देखेंगे। 3 भी तो ये 3 लिख दिया। उसके बाद 4 तो ये किया है, 4 भी आया है तो ये 4 लिख दिया। 5 भी है, ये 5, और 6 भी है, 6 इस प्रकार से। 7 देखते हैं, वो रहा 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 10 भी है। तो ये 7, 8,
और ये 9 और 10। इस प्रकार से ये 10 प्रकार के अंक प्राप्त किए हैं, अर्थात 1 से लेके 10 जो अंक है उनकी संख्याओं में से अंक प्राप्त किए हैं। तो ये तो हो गया वर्ग, इस प्रकार से तो हम वर्ग बना लेते हैं। अब हम इनको गणना करके देखते हैं कि कौन सी संख्या कितनी बार आई है, उसके टेली चिन्ह लगाते हैं। तो गणना चिन्ह के अंदर हम ऐसे खड़ी रेखाएं खींचते हैं। सबसे पहले हम 0 की आवर्ती देखते हैं, 0 कितनी बार आया है, जितनी बार आए उतने हम ऐसे खड़ी रेखाएं खींचते जाएंगे। जैसे ये 1 बार आया है तो 1 बार ये खड़ी रेखा खींच दी। उसके बाद में देखते हैं 1 बार और आया है तो ये एक और रेखा ऐसे खींच देंगे, ऐसे खड़ी। उसके बाद आगे देखते हैं तो 1 0 और है तो एक रेखा ऐसे खड़ी और खींच देंगे। और उसके बाद में देखते हैं तो कुछ नहीं है, 3 बार आया है 0। अच्छी तरह से आपको देखना है, इनमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। 1, यहाँ पर 2 और ये 3 बार, तो ऐसे 3 खड़ी रेखा खींच दी। ये ऐसे खड़ी रेखाएं खींचना ही होता है टेली चिन्ह या गणना चिन्ह या मिलान चिन्ह। अब देखो हम 1 की आवर्ती देखते हैं, 1 कितनी बार आया है। एक तो ये 1 बार, आगे और देखते हैं 1, तो 1 अंक की आवर्ती सिर्फ 1 बार ही आया है, 1, और किसी भी छात्र ने 1 अंक प्राप्त नहीं किया। तो ये आपको अच्छी तरह से देख लेना है। तो ये ऐसे एक रेखा खड़ी खींच दी। उसके बाद में देखते हैं 2 की आवर्ती, 2 कितनी बार आया है, ऐसे ये 1 बार। जिस प्रकार से अनपढ़ व्यक्ति ऐसे रेखाएं खींच खींच के काउंटिंग करते हैं, गणना करते हैं, उस प्रकार से ये टेली चिन्ह लगाते हैं। तो 2 की आवर्ती 1 बार, उसके बाद में एक और बार ये रहा, एक रेखा और खड़ी खींच देंगे। ऐसे एक और है तो ये खींच दिया। आगे देखते हैं तो एक और 2 है तो ऐसे खड़ी रेखा खींच देंगे। और इसके बाद में देखते हैं तो 2 की आवर्ती नहीं है। तो इस प्रकार से 4 बार आया है, 2 अच्छी तरह से देख लेना है। एक बार लास्ट में ऐसे पूरे खींचने के बाद में एक बार और इनको चेक कर लेना है। हो सकता है कोई अंक छूट जाए, उसकी आवर्ती का पता न हो, न लगाएं, तो एक बार और चेक करना है। 3 की आवर्ती देखते हैं कि 3 कितनी बार आया है, उतने हम रेखाएं खींच देते हैं। तो यहाँ से देखते हैं 3 1 बार, और अगर आगे देखते हैं तो यहाँ पर तो नहीं है, इधर तो इधर आते हैं हम, ये एक रेखा और खींच देंगे, यहाँ पर ये रेखा और खींच देंगे ऐसे खड़ी। तो ये 3 बार आया है, 3 की आवर्ती 3 बार हुई है, अच्छी तरह से आपको देख लेना है। अब देखते हैं हम 4 कितनी बार आया है, 4 की आवर्ती कितनी है वो हम अच्छी तरह से देखेंगे। तो आपको गिन लेना है, चाहो तो आप पहले एक साथ गिन सकते हो कि 4 इतनी बार आए, उतनी रेखाएं खींच सकते हो, या फिर जैसे जैसे आपको मिलते जाए वैसे वैसे एक एक रेखा खींच सकते हो। तो 4 देखिए, 4 की आवर्ती यहाँ पर सिर्फ 1 बार आया है। 4 अंक प्राप्त करने वाला छात्र सिर्फ 1 ही है, तो ये एक रेखा इस प्रकार से हम खींच देंगे। अब देखते हैं 5 की आवर्ती, 5 ये 1 बार, यहाँ पर 2 तो एक और रेखा ऐसे खींच देंगे। आगे देखते हैं ये एक और बार है तो ये एक रेखा ऐसे खींच देंगे। और देखते हैं 5, तो 5 केवल मात्र 3 बार ही आया है, ये आपको अच्छी तरह से देख लेना है। अब देखते हैं 6 की आवर्ती, 6 कितनी बार आया है, 6 को देखते हैं हम, तो यहाँ पर 1 बार है और केवल मात्र 1 ही बार है। तो ये 6 की आवर्ती है, एक रेखा ऐसे खड़ी खींच देंगे। अच्छी तरह से देख लेना है, आपको कोई अक्सर छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर ये गलत आएगा, गलत हो जाएगा। 7 की आवर्ती देखते हैं हम, 7 है, 1 बार है यहाँ पर और बस 1 ही बार है, तो ये 1 बार लिख दिया, ऐसे एक खड़ी रेखा खींच दी। 8 देखते हैं, 8 की आवर्ती है, 8 केवल मात्र यहाँ पर 1 बार आया है, तो ये एक ऐसे एक खड़ी रेखा खींच देंगे। 9 की आवर्ती देखते हैं, 9 कितनी बार आया है, देखो 1 बार तो ऐसे एक खड़ी रेखा खींच देंगे। ये दूसरी बार तो ये 2 एक और रेखा खींच देंगे, ये 3 और आगे चलते हैं तो ये 4। यहाँ तक देखिए 4 बार आ चुका। लेकिन अब ध्यान दो, अभी तक मैंने जो टेली चिन्ह लगाए हैं, गणना चिन्ह लगाए हैं, उनमें अधिकतम 4 बार ही आवर्ती हुई है, ये 4। लेकिन यहाँ पर 9 की आवर्ती ज़्यादा है, 4 से भी ज़्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी अंक की आवर्ती 5 बार हो तो 5वीं बार उसको ऐसे आडी रेखा से व्यक्त करते हैं। जैसे 9 4 बार आ चुका है यहाँ पर, अब आगे देखते हैं तो एक और बार है, तो ऐसे आपको एक आडी रेखा से खींच देना है। ये आडी रेखा 5वीं बार है, ऐसे नहीं कि ये 4 बार ही है, अर्थात 4 खड़ी रेखाओं को ऐसे आडी रेखा के रूप में खींच देते हैं, तो ये एक 5 का सेट हो जाता है, 5 का बंडल बन जाता है। इसका मतलब है 5, ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी 5 का सेट हो, 5वीं आवर्ती हो, तो उसको आडी रेखा से आपको व्यक्त कर देना है, खींच देना है, ये आपको ध्यान रखना है।
ऐसे नहीं कि ऐसे खड़ी रेखाएं खींच दी जाए 5, जैसे 1 2 3 4 और ऐसे 5, ऐसे नहीं खींचते हम, इस प्रकार से नहीं खींचेंगे। अर्थात 5वीं बार को ऐसे आड़ी रेखा से खींचकर इसको व्यक्त कर देते हैं। ये टेली चिन्ह लगाने का जो नियम है, सिस्टम है, उसको आपको ध्यान रखना है। और जैसे 2 2 4 2 4 1 7 है तो 5 का तो ये बंडल हो गया और 2 को अलग से लिख देते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से टेली चिन्ह लगाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ये जरूर है कि एनसीईआरटी के अंदर इस टेली चिन्ह को इस प्रकार से भी व्यक्त करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिलहाल आपके जो कोर्स के अंदर है उसमें इस प्रकार से ही है, ऐसे आड़ी रेखा से इसको व्यक्त किया जाता है, इस प्रकार से नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आड़ी रेखा 5वीं आवृत्ति को व्यक्त करती है। 4 तो एक खड़ी रेखा है और 5वीं ये आड़ी रेखा है, तो इस प्रकार से कुल मिला के 5 बार आवृत्ति हो गई। और आगे और है 2, तो कुल मिला के 7 बार आवृत्ति हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। तो 9 की आवृत्ति देख रहे हैं हम, 1 2 3 4 और ये 5, तो 5वीं रेखा को हमने ऐसे आड़ी खींच के एक 5 का सेट बना दिया, 5 का बंडल बना दिया, ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं तो ये एक और है, तो ऐसे आगे एक रेखा और खींच देंगे। फिर है 9 की आवृत्ति, 1 और 1 2 बार और है, तो ये 2 रेखाएं इस प्रकार से ऐसे खींच देंगे, ऐसे 3 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं तो ये एक और बार है, तो ऐसे एक रेखा और खींच देंगे। यह आपको ध्यान रखना है कि ये 4 बार ही हुआ है, तो इसको आड़ी रेखा से नहीं बांधना है। अगर 5वीं बार आवृत्ति और मिले तो आपको आड़ी रेखा खींचनी है और इसका 5 का सेट बनाना है। कुल मिला के 5 और 4 9 ही है, 9 बार ही आवृत्ति हुई है। अगर 10 बार हो तो इस प्रकार से 2 सेट हो जाएंगे, 5-5 के 2 बंडल बन जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं 10 की आवृत्ति, 10 कितनी बार आया है, 1 और 1 2, इस प्रकार से 2 और 1 3 बार आया है, तो ऐसे 3 खड़ी रेखाएं हम खींच देंगे। ये हमने टेली चिन्ह कर लिया। अब देखो ये सभी जो खड़ी रेखाएं और आड़ी रेखाएं हैं, ये सब मिलकर 30 होनी चाहिए, क्योंकि हमने 30 संख्याओं को यहाँ पर व्यक्त किया है। अगर इनकी संख्या कम या ज्यादा है तो इसका मतलब आपने कोई मिस्टेक की है गणना करने में, रेखाएं खींचने में, तो इसलिए आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसियों में इनको गणितीय भाषा में लिखते हैं, अर्थात संख्याओं के रूप में व्यक्त करते हैं। ये 3 खड़ी रेखाएं हैं तो इस प्रकार से 3 लिख देते हैं, अर्थात 0 की आवृत्ति 3 बार हुई है। ये 1 है तो इस प्रकार से 1 लिख देते हैं संख्या के रूप में। यहाँ पर देखते हैं तो 2 की आवृत्ति 4 बार हुई है, तो ये 4 लिख दिया इस प्रकार से। 3 देखें तो 3 बार आया है, तो ये 3 रेखाएं हैं, 3 लिख दिया ऐसे। 4 को देखते हैं तो ये 4 1 बार है, 1 बार लिख दिया। 5 3 है, 3 खड़ी रेखाएं, तो ये 3 लिख दिया। 6 और 7 1 बार है, तो 1 लिख दिया इस प्रकार से। 8 को देखते हैं, ये 1 बार है 8। 9 को देखो तो 5 और 4 9 बार है, 9 की आवृत्ति यहाँ पर 9 बार है। 10 देखें तो 10 की आवृत्ति 3 बार है। इनका टोटल 30 होना चाहिए, क्योंकि 30 संख्याओं की हमने ये गणना की है। तो इनको अगर आप जोड़ते हो तो इनका योगफल कितना आना चाहिए, 30 होना चाहिए। जितनी ये संख्याएं हैं उतने के बराबर। अगर इनमें कोई मिस्टेक है, कम ज़्यादा है, तो फिर गलती हुई है। देखो 3 और 1 4 और 4 8, 8 और 3 11, 12 और 3 15, 16 17 18, 18 और 9 होते हैं 27, 27 और 3 30। तो इस प्रकार से हमारी जो संख्याएं थी 30, वो 30 की 30 आ चुकी है। इसका मतलब हमने गणना चिन्ह सही तरीके से लगाया है। तो ये तो हो गई बंटन सारणी। अब देखो इस सारणी को अगर हम सीधे देखते हैं तो हमें जानकारी बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाती है। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि एक क्लास के 30 विद्यार्थियों ने गणित के टेस्ट में 10 अंकों में से जो अंक प्राप्त किए, प्राप्तांक पूर्णांकों में से जो प्राप्तांक प्राप्त किए, उनकी ये सारणी दी गई है। इस सारणी को देखकर आप आसानी से बता सकते हो कि क्लास में किस प्रकार का कैसा क्या स्टैंडर्ड है। अर्थात आप देखोगे कि 0 अंक प्राप्त करने वाले 3 छात्र हैं, लेकिन जो 1 अंक प्राप्त करने वाला है या फिर 6 7 8 अंक प्राप्त करने वाले छात्र हैं, उनकी संख्या बहुत ही कम है। अर्थात एक छात्र ऐसे हैं जिनके एक छात्र के 1 नंबर आया है, एक छात्र के 6 नंबर, एक के 8 और एक के 9। लेकिन यहाँ पर इस 9 को देखते हैं हम, तो इससे हमें तुरंत ही ये जानकारी मिल जाती है कि 9 अंक प्राप्त करने वाले छात्र बहुत ज़्यादा है क्लास के अंदर बाकी छात्रों की अपेक्षा। और फिर उसके बाद में देखें तो ये 2 अंक प्राप्त करने वाला छात्र 4 है और बाकी सब 3 2 इस प्रकार से हैं। तो यहाँ से सारणी से हमें जो सूचना है, जानकारी है, वो बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली मिल जाती है। इसको देखकर हम आसानी से ये निर्णय ले लेते हैं कि क्लास का स्टैंडर्ड कैसा है, क्लास में किस प्रकार के छात्र हैं, कैसे अंक प्राप्त करने वाले छात्र हैं। तो ये तो बात थी सारणी बनाने की, किस प्रकार से हम सारणी बनाते हैं, संख्याओं को किस प्रकार से लिखते हैं, जिससे कि ये सूचना बहुत ही आसानी से समझ में आने वाली बन जाए। लेकिन हमारी यहाँ पर समस्या है माध्य ज्ञात करना, औसत ज्ञात करना। हम इन संख्याओं का औसत ज्ञात करेंगे।
तो अगर इन संख्याओं को ऐसे सारणी में व्यक्त कर ले, या फिर अगर एग्जाम में ऐसे सारणी दी हुई हो तो हम औसत, एवरेज या माध्य कैसे ज्ञात करें, ये इंपॉर्टेंट है। चाहे आप इनका वैसे माध्य निकालोगे तो भी वही आएगा, और अगर इस सारणी से आप माध्य निकालोगे तो भी वही आएगा। तो आपको ये समझना है कि सारणी दी हुई होने पर हम माध्य कैसे निकालें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये ध्यान देना है। ये जो गणना चिन्ह हमने बता रखा है, दिखा रखा है, ये तो सिर्फ ये टेली चिन्ह है, अर्थात ऐसे बता रहा है कि इनकी कितनी संख्या है। बाकी हमें इस वर्ग से और इस फ्रीक्वेंसी से मतलब है, इनकी सहायता से हम क्या करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं। अर्थात ये जो वर्ग है x और ये जो f है, इनकी सहायता से माध्य ज्ञात किया जाता है। तो आपको क्या करना है, माध्य निकालने के लिए वर्ग को फ्रीक्वेंसियों से गुणा कर देना है। ये जो x वर्ग है, इनको हमें क्या करना है, इनकी बारंबारताओं से, आवृत्तियों से क्या करना है, गुणा करना है। अर्थात इस 1 को, इस 0 को 3 से गुणा करते हैं, अर्थात f गुणा x, f को x से गुणा कर देते हैं, अर्थात वर्ग को फ्रीक्वेंसी से गुणा कर लेते हैं। पहले 0 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 4 को और 2 को गुणा करेंगे तो 4 दूने 8 हो जाएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिये 9 हो जाएगा, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 5 तिये ये 15 हो गया, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6, 7 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 7, और 8 को 1 से गुणा करेंगे तो ये 8 हो गया। इसी प्रकार से 9 को 9 से गुणा करते हैं तो 9 9 81 हो गया, तो ये 81। 10 को 3 से गुणा करते हैं तो 10 तिये 30 हो गया। तो इस प्रकार से बारंबारताओं को वर्ग से हम गुणा कर लेते हैं। ये जो वर्ग है इसको फ्रीक्वेंसी से गुणा करके अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ना है, इनका टोटल करना है। इनको जोड़ते हैं हम fx को। देखो सांख्यिकी के अंदर जो योग किया जाता है उस योग को इस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। ये चिन्ह काम में लेते हैं और इसको बोलते हैं हम सिग्मा। सिग्मा के रूप में इसको बोला जाता है। तो ये सिग्मा हम काम में लेते हैं सांख्यिकी के अंदर टोटल के लिए, योग के लिए। इसका मतलब होता है योग। वैसे हमारी सामान्य गणित के अंदर हम योग को इस प्रकार से लेते हैं या फिर प्लस का निशान लगाते हैं, लेकिन सांख्यिकी के अंदर जब सभी डाटाओं को इकट्ठा करके जोड़ा जाता है, उनका टोटल किया जाता है, तो उस टोटल को हम इस सिग्मा से व्यक्त करते हैं। अर्थात ये चिन्ह है सिग्मा, जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। तो आपको इस चिन्ह का उपयोग करना है टोटल करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो हम यहाँ पर सिग्मा लगा देते हैं ऐसे, और फिर इनको जोड़ते हैं, कितना आता है इनका टोटल कर लेते हैं। सिग्मा किन का टोटल कर रहे हैं हम, एफ गुणा एक्स का। तो ये एफ गुणा एक्स अर्थात एफ एक्स को जोड़ रहे हैं। तो ये इससे ये व्यक्त हो रहा है कि हम एफ गुणा एक्स का टोटल कर रहे हैं। सिग्मा एफ एक्स का मतलब अर्थात राशियों का योग हो रहा है, अर्थात इनको जोड़ा जा रहा है। अब इनको हम जोड़ते हैं। यहाँ से देखो 0 और 1 1 8 9 9 और 9 18 18 और 4 22 22 और 15 37 37 और 6 43 43 और 7 50 50 और 8 हो गया 58 58 और 80 58 और 81, इसका मतलब 59 और 80। तो इसका मतलब 8 और 5 13 139 139 और 30 हो गया 169। तो ये 169। इस प्रकार से आपको अच्छी तरह से इनको जोड़ लेना है। जो पहले टोटल आया था हमारा 169, अभी इन संख्याओं को हमने वैसे प्लस विस्तार रूप से प्लस किया था, टोटल किया था, तब भी 169 आया था और अब भी इनका टोटल 169 आया। तो इस प्रकार से इनको जोड़ना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अभी आपको बताया था मैंने कि इनमें हम जितनी बारंबारताएं हैं उनका हम भाग देते हैं। तो इन बारंबारताओं का भी टोटल कर लेते हैं, अर्थात इसके लिए भी वही टोटल के लिए हम सिग्मा काम में लेते हैं। तो सिग्मा ये है एफ, तो यहाँ पर F1 कर देते हैं, सिग्मा F1। ये है बारंबारताएं कितनी हैं। तो ये देखो 3 और 1 4 उतनी होगी जितनी थी, अर्थात 30 ये उतनी आनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको जोड़ लेना है। 3 और 1 4 और 4 8 और 3 11 12 और 3 15 16 17 18 और 9 27 और 3 30। तो ये सिग्मा F हो गया 30। अब हमें क्या करना है, माध्य निकालने के लिए इन सभी योगफल में सिग्मा जो F है F1 X1 है उसके अंदर सिग्मा F का भाग दे देना है। अर्थात
इसका इसमें भाग देते हैं तो माध्य आ जाता है, औसत आ जाता है, अर्थात जैसे समांतर माध्य कहते हैं वो प्राप्त हो जाता है। तो देखिए माध्य अर्थात x बार बराबर फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा F1 x1, क्योंकि हमें इसके अंदर भाग देना है इनका, तो ये सिग्मा F1 x1 हो जाएगा, और इसके अंदर भाग देंगे तो ये सिग्मा F1 का भाग दे देंगे इस प्रकार से। तो सभी राशियों का योगफल आता है 169 अपॉन बारंबारताओं का की संख्या है, आवर्ती है 30। तो इस प्रकार से हम 169 में 30 का भाग देंगे तो वही, अर्थात 30 से डिवाइडेशन करें या 10 का भाग दे दे पहले, 169 बटे 3 गुणा 10, अर्थात 30 का मतलब 3 गुणा 10 है, 10 का भाग देना अर्थात एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देना, तो ये 16.9 जाएगा बटे 3 हो जाएगा, 16.9 बटे 3। अब हम 3 का भाग देते हैं तो 3 पंजे 15, 16 में भाग दिया 3 का तो 3 पंजे 15, एक बचा। हम 9 को उतारेंगे लेकिन 9 पॉइंट के बाद में है तो वो 1 के पास 9 आएगा, 19 बन जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर भागफल में पॉइंट लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, और 19 के अंदर 3 का भाग देंगे तो 3 छिके 18, एक बचेगा, दशमलव लगा हुआ है तो 1 बन जाएगा 10, तो 3 3 9, फिर 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 3 3 9, तो ये लगभग इस प्रकार से आ जाएगा। तो कक्षा के अंदर छात्रों के प्राप्तांक का औसत मान है, अर्थात औसत प्राप्तांक है 5.63 लगभग, अर्थात ज़्यादातर अगर देखा जाए तो क्लास का जो स्टैंडर्ड है वो 5.63 प्राप्त करने का है, अर्थात 10 में से लगभग 6 ये 5 साढ़े 5 या 6 अंक प्राप्त करते हैं छात्र। कोई ज़्यादा करता है तो कोई छात्र इससे कम अंक भी प्राप्त करता है, लेकिन औसत रूप में एवरेज रूप में ये 5.63 प्राप्तांक आ गया लगभग। तो इस प्रकार से हम ये एवरेज निकालते हैं सारणी बनाकर। तो ये गणना चिन्ह सारणी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि 9th क्लास के अंदर भी कोर्स में है ये, 10th क्लास में भी, और छोटी क्लासों में 8वीं 7वीं क्लास में भी ये टेली चिन्ह बनाकर ये बंटन सारणी बनाने का जो चैप्टर है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आपको इस प्रकार से औसत ज्ञात करना आना चाहिए या फिर ये माध्य ज्ञात करना आना चाहिए सारणी बनाकर। तो मैं मानता हूँ कि ये टेली चिन्ह लगाना अच्छी तरह से आपको आ गया होगा। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 4 के बाद में 5वीं आवर्ती होती है, तो उसको आपको आडी रेखा से इसको व्यक्त करना है, इस प्रकार से 5 का सेट बनाना है। अब फिर आगे इस प्रकार से, फिर अगर 5 अर्थात 10वीं जो आवर्ती हो 10 बार, तो फिर ऐसे 10 2 5 के बंडल बना देने। इसी प्रकार से ये नेम आगे तक चलता जाएगा। तो ऐसे हम एवरेज औसत माध्य ज्ञात करते हैं, समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन लेते हैं एक औसत ज्ञात करने का, एवरेज ज्ञात करने का। जैसे हम 10 संख्याएं ले लेते हैं, 10 संख्याओं का औसत मान लेते हैं 7 है। अगर प्रत्येक संख्या में हम 3 3 जोड़ दें तो औसत कितना बढ़ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन बना लेते हैं एक, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आपके पाठ्य पुस्तक के अंदर है। तो क्वेश्चन बनाते हैं हम। देखो 10 संख्याओं का औसत 7 है, कितना भी मान लेते हैं, मन से क्वेश्चन बनाया हुआ है 7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 3 जोड़ दिया जाए, 3 3 जोड़ देते हैं हम प्रत्येक संख्या में, 3 3 जोड़ दिया जाए तो नए माध्य की गणना कीजिए, नए माध्य या नए औसत की गणना कीजिए, नए माध्य की गणना कीजिए, या नए माध्य कितना होगा उसको प्राप्त कीजिए, बताइए। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि अब नया माध्य कितना हो जाएगा। प्रारंभ में 7 था औसत एवरेज 10 संख्याओं का, लेकिन अब प्रत्येक संख्या में मैंने 3 3 जोड़ दिया, तो इसका मतलब मान तो बदलेगा उनका, अर्थात प्रत्येक संख्या में 3 3 जुड़ेगा तो औसत भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमें ये पता करना है कि औसत कितना होगा। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम प्रत्येक संख्या के अंदर 3 3 जोड़ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है माध्य भी 3 अंक बढ़ जाएगा, अर्थात
माध्य में भी 3 की बढ़ोतरी हो जाएगी, कुल मिला के माध्य 10 हो जाएगा। अगर आप इसको हल करना चाहो तो देखो, औसत है 7 और संख्याएं हैं, अर्थात संख्याओं की संख्या की बात करें हम तो संख्या बराबर कितनी है, 10 है। अगर हम इनका कुल टोटल मान ज्ञात कर ले, अर्थात राशियों का योग ज्ञात करें, राशियों का योग तो आपको कल बताया था मैंने, औसत को संख्या से गुणा कर दो, अर्थात राशियों का औसत गुणा संख्या, तो आपको टोटल मिल जाएगा। अर्थात टोटल हुआ, राशियों का औसत 7 है गुणा संख्या है 10, तो बराबर कितना आ गया, 70। अर्थात कुल मिला के 10 संख्याओं का योग 70 है। जो आपको प्रारंभ में 10 संख्याएं दी थी, उन 10 संख्याओं का योग कितना है, 70 है। 10 संख्याओं का योग 70 है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, प्रत्येक संख्या के अंदर 3-3 मिला रहे हैं, अर्थात 3 को 10 जगह मिला दिया, क्योंकि 10 संख्याएं, उन सभी संख्याओं में 3-3 प्लस कर रहे हैं, अर्थात पहली संख्या में भी 3 जोड़ रहे हैं, दूसरी में भी 3, तीसरी में भी 3, इस प्रकार से 10 की 10 संख्याओं में हम 3-3 जोड़ रहे हैं, तो 3 10 जगह बढ़ जाएगा। अर्थात यहां पर देखो, प्रत्येक संख्या में 3-3 जोड़ने पर तो हो जाएगा 10 गुणा 3 बराबर 30 और जुड़ जाएगा, अर्थात कुल टोटल मान में 30 की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो 3-3 जोड़ने पर कुल योग हो जाएगा, पहले से था 70 तो, और 10 गुणा 3 की बढ़ोतरी और हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 30 बराबर 100 हो जाएगा। कुल मिला के अब 10 संख्याओं का जो योगफल है वो 70 है। हमारे पास संख्याएं 10 है, योगफल 70 है। अब हमें औसत ज्ञात करना है, तो नया माध्य या नया औसत, नया माध्य बराबर वही राशियों का योग बड़े राशियों की संख्या। अब राशियों का योग कितना है, 100 है, तो राशियों का योग 100 बटे हुए राशियां कितनी है, वही 10 है, क्योंकि प्रत्येक संख्या में जोड़ा है तो संख्या तो नहीं बढ़ी, संख्या का मान बढ़ा है, नई संख्या नहीं है ये, वो कि वो 10 संख्या है, लेकिन प्रत्येक संख्या में 3-3 जोड़ने पर संख्याओं का मान 3-3 बढ़ जाता है। तो 100 बटे हुए 10 बराबर 10, तो नया माध्य कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा। कुल मिला के आपको ऐसे डायरेक्टली भी आंसर निकाल लेना है कि 10 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या में हमने 3-3 जोड़ा है, प्रत्येक संख्या के अंदर 3-3 जोड़ दिया, तो माध्य भी 3 अंक बढ़ जाएगा, अर्थात जितना था उससे 3 ज्यादा हो जाएगा। पहले 7 था तो 7 और 3 10 हो जाएगा, नया माध्य 10 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से अगर प्रत्येक संख्या में 3-3 घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो माध्य भी 3 कम हो जाएगा, क्योंकि 3-3 के हिसाब से 10 दिया 30, अर्थात 30 की कमी हो जाएगी। तो 70 में 30 कम करेंगे तो 40 बचेगा, 40 के अंदर फिर 10 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, तो कुल मिला के 7 से औसत 4 हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर प्रत्येक संख्या में कुछ संख्या जोड़ दी जाए तो आपको उतना ही माध्य को बढ़ा देना है, प्लस कर देना है। जैसे यहाँ पर प्रत्येक संख्या के अंदर हमने 3-3 जोड़ा था, तो माध्य भी 3 बढ़ गया, 7 से 10 हो गया, जितना भी माध्य उतना 10 हो जाएगा। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन आपके समझ में आना चाहिए। ऐसे ही एक क्वेश्चन और बना लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत ले लेते हैं हम, 11 है मान लेते हैं, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बना लिया। क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत 11 है, यदि इनमें एक संख्या हटा दी जाए, हम क्या कर रहे हैं, 5 संख्याओं में से एक संख्या को हटा रहे हैं, तो हटा दी जाए तो कुल योग
कुल योग 44 प्राप्त होता है। हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए या शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 44 प्राप्त होता है तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। देखो यहां पर हमारे पास प्रारंभ में 5 संख्या थी और उनका एवरेज था, औसत था 11, लेकिन हमने यहां पर एक संख्या हटा दी, तो इसका मतलब औसत कम हो जाएगा, या फिर कहें कि उनका टोटल भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हटाई गई संख्या कितनी है? देखो इसको हल करना बहुत ही आसान है। प्रारंभ में हमारे पास देखो संख्या थी 5 और एवरेज औसत था कितना, 11। हम इनका टोटल मान ज्ञात कर लेते हैं कि 5 संख्याओं का योगफल कितना था। तो योग के लिए हम क्या करते हैं, योगफल के लिए औसत को कितनी संख्याएं हैं उनकी संख्याओं से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर योग हो जाएगा 11 गुणा 5 बराबर 55, अर्थात 5 संख्याओं का योग 55 था। प्रारंभ में जब हमारे पास 5 संख्याएं थी तो 11 औसत के अनुसार उनका टोटल कितना था, 55 था। अब देखो हमने एक संख्या घटा दी। एक संख्या हटाने के बाद हमारे पास टोटल कितना बच रहा है, 44 प्राप्त हो रहा है, अर्थात कुल योग 44 प्राप्त हो रहा है। तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि जब एक संख्या हटा दी तो बची कितनी संख्या, 4 संख्या बची है, और उन 4 संख्याओं का योगफल कितना है, 44 है। तो हमें यह पता करना है कि हटाई गई संख्या कितनी है। वैसे अगर हम सीधे देखें तो देखो प्रारंभ में 5 संख्याओं का योगफल कितना था, 55 था, और बाद में 4 संख्याओं का योगफल कितना आ रहा है, 44। तो ये जो अंतर है वो अंतर है उस हटाई गई संख्या का। तो यहां पर देखो एक संख्या हटाने पर शेष 4 संख्याओं का योग कितना बचता है हमारे पास, 44। 5 संख्याओं में से एक संख्या हटा दी तो 4 संख्या बचती है, उन 4 संख्याओं का औसत ये योगफल बचता है 44। तो एक संख्या हटाने पर शेष 4 संख्याओं का योग बराबर कितना बताया गया है क्वेश्चन के अंदर, 44। इसका मतलब 4 संख्याओं का योग 44 है, 5 संख्याओं का योग 55 है। तो ये 55 और 44 का डिफरेंस किस कारण से आ रहा है, अर्थात पहले 55 योग था फिर बाद में 44 योग है। तो इसका मतलब ये अंतर क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक संख्या निकाल दी, हटा दी। इसका मतलब जितनी संख्या हटा दी उतना कम हो गया। तो सीधी सी बात है, 55 में से आप 44 घटा दो, जो हटाई गई संख्या है उसका मान आ जाएगा। तो हटाई गई संख्या बराबर क्या करेंगे, 55 माइनस 44। तो 55 में 44 गया तो 11, अर्थात 11 जो वैल्यू वाली संख्या थी उसको हटा दिया गया हमने, अर्थात 11 को हटा दिया। ऐसे ही अगर ये योगफल 44 न होकर ऐसे दे दिया जाता कि योगफल 40 प्राप्त होता है, तो फिर 4 संख्याओं का योगफल कितना ले लेते, 40 ले लेते। 5 संख्याओं का योगफल 55 आ रहा है और 4 संख्याओं का योगफल 40 आ रहा है, तो ये 15 का जो डिफरेंस है वो हटाई गई संख्या का हुआ है कम, जो संख्या हटाई है वही तो कम हुई है। इसका मतलब हम क्या कर देंगे, 55 में से 40 घटा देंगे तो हमारे पास ये 15 आ जाएगा। इसका मतलब 15 जो मान वाली संख्या है उसको हमने हटा दिया। तो इस प्रकार से आप ये प्राप्त कर सकते हो कि योगफल दिया हुआ हो तो औसत संख्याओं के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। अगर योगफल और संख्या दी हुई हो तो हम औसत ज्ञात कर सकते हैं, और अगर संख्या और औसत दी हुई हो तो योगफल भी ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से कुछ संख्याएं हटा दी जाए, जोड़ दी जाए तो नया माध्य कितना बढ़ जाता है, घट जाता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको अगले वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से और भी जो रोचक क्वेश्चन है वो लेकर आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप ये सामान्य जो जानकारी मैंने एवरेज के लिए, औसत के लिए बताई है, उसको आप तैयार करना, देखना, आपके पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चनों को हल करना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप उसको हमारे से शेयर करके पूछ सकते हो। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो आज का हमने बनाया है वो आपको पसंद आया होगा। तो आप इसको लाइक भी करना और साथ ही साथ अपने जो नए साथीगण है उनको आप शेयर करना, जो वो भी इस
को देखकर फ़ायदा उठा सके और अपनी पढ़ाई कर सके। अगर कोई कमी हो त्रुटि हो तो आप उसको भी हमें अवगत कराना। अगर आपको कुछ तरीका समझ में नहीं आ रहा है हमारे बोलने का या लिखने का या और किसी तरीके का, तो आप उसको हमें अवगत करा सकते हो, बता सकते हो। हम उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से अच्छा आपको बताने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।